जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज है 10वां दिन और 10वें दिन हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत किसान आंदोलन, देसी रियासत और जमींदारी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बेगार विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगार विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जो आंदोलन है, बेगार विरोधी आंदोलन जो है वो राजनांदगांव क्षेत्र पे, मतलब राजनांदगांव रियासत पे हुआ था। ठीक, और इसका कारण क्या था? तो राजनांदगांव रियासत में आप ये बोल सकते हो 1870 के समय पे आपके 1870 के आसपास सामंती व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, जिसके तहत राजनांदगांव को एक सामंत राज्य बना था ये। तो इसी के तहत क्या हुआ, इस समय इनका शासन था किनका? महंत घासीदास का। तो सामंत व्यवस्था होने के कारण जो राजनांदगांव है वो नगर के रूप में विकसित होना चालू हो गया। ठीक है, तो नगर के रूप में जब विकसित होना चालू हुआ तो इस क्षेत्र में बेगारी प्रथा जो है वो बढ़ गई, लोग बेगार हो गए। तो इस तरीके से 1879 के आसपास, ठीक, ये सेवता ठाकुर के नेतृत्व में ये बेगार विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से देखें तो बेगार विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सेवता ठाकुर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहरा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था? ठीक, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, वासुदेव देशमुख। तो इसमें नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद तीनों थे, लेकिन जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किया था। कब? 1937 में। किस क्षेत्र में? डोंडी लोहरा जमींदारी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन बताना है। 1938 में छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन हुआ। जी हाँ, लगानबंदी आंदोलन हुआ था और कहाँ हुआ था? ये छुई खदान में हुआ था और 1938 में ही हुआ था। तो ये कथन तो सत्य है। ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता राम नारायण मिश्र थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। नेतृत्वकर्ता राम नारायण मिश्र, जिसको हम लोग हरसुल भी बोलते हैं, राम नारायण मिश्र हरसुल। ठीक है, दीवान की शोषणकारी नीतियों से अवगत कराने राम नारायण मिश्र गांधी जी से मिलने दिल्ली गए। जी हाँ, ये जो लगानबंदी आंदोलन जो हुआ था वो एक नए दीवान बने थे, उस दीवान की शोषणकारी नीतियों के कारण ही ये लगानबंदी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इस नीतियों से अवगत कराने के लिए ये मिश्र जो है, कौन? राम नारायण मिश्र जो है वो गांधी जी से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। ठीक है, ये कथन भी सही है। गांधी जी के हस्तक्षेप से दीवान ने शोषणकारी नीति में संशोधन हुआ। नहीं, ये कथन जो है वो असत्य है। गांधी जी से वो जरूर मिले, कौन? राम नारायण मिश्र, लेकिन गांधी जी हस्तक्षेप करने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि ये रियासत के अंदरूनी मामला है, अगर इसमें हस्तक्षेप किया जाए तो रियासत में क्या बोलना चाहिए, अशांति फैल जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने, गांधी जी ने कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये आंदोलन को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये आंदोलन एक सफल नहीं रहा, बल्कि बंद हो गया। तो ये वाला कथन जो है वो क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन बताना है आपको। कौन सा कथन जो है असत्य है? 1941 में सारंगगढ़ रियासत में किसान आंदोलन हुआ था। जी हाँ, सारंगगढ़ रियासत में किसान आंदोलन हुआ था। कब? 1941 में। और इसके नेतृत्वकर्ता दानीराम पटेल भी थे। ये भी कथन आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, और ये आंदोलन जो है वो चरी नामक कर था उस समय उस क्षेत्र पे, तो चरी नामक कर के विरोध में ही ये आंदोलन हुआ था। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। और इस आंदोलन के समय में सारंगगढ़ का राजा जो था वो नरेश चंद्र सिंह नहीं थे। नरेश चंद्र सिंह की जगह यहाँ पर हम बोलेंगे कि जवाहर सिंह थे। ठीक है, तो तत्कालीन सारंगगढ़ राजा कौन था? जवाहर सिंह था। नरेश चंद्र सिंह तो इसके बाद आए। जवाहर सिंह सारंगगढ़ के वही राजा है
जिनके नाम पे अभी हम बात करें रायपुर के मालवीय रोड पे जो जवाहर बाजार जो है गेट बना हुआ था, जवाहर गेट, वो जवाहर बाजार या जवाहर गेट जिसको हम लोग फिलिप्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं, पूरा अंग्रेजों के समय वो फिलिप्स मार्केट के नाम से और जवाहर बाजार के नाम से। तो ये जो जवाहर है यही सारंगगढ़ के राजा जवाहर सिंह ने वहां पर ये निर्माण करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह तो ये इस सारंगगढ़ क्षेत्र के क्या थे, अंतिम शासक थे। इन्होंने ही क्या किया था, विलय पत्र पर साइन किया था और विलय पत्र पे किस पे, जब संघों का विलय हुआ था। और ये नरेश चंद्र सिंह वो राजा है, रियासत के वो राजा है जो मुख्यमंत्री भी बने, ठीक है। और उन्होंने मुख्यमंत्री विधायक भी रहे ये और मुख्यमंत्री भी रहे और विधायक रहते हुए इन्होंने क्या पद से अपने हटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन है 1944 में कांकेर रियासत में किसान आंदोलन हुआ था। जी हां, कांकेर रियासत में किसान आंदोलन हुआ था और यह हुआ था 1944 पे, ठीक। इस आंदोलन का कारण था टी महापात्र का न भू बंदोबस्त लागू करना। जी हां, इस आंदोलन में टी महापात्र ये क्या थे, उसके दीवान थे। उस ये जो नए दीवान बने थे इन्होंने नवीन भू बंदोबस्त लागू किया था। तो ये कथन भी क्या है आपका, सत्य है। दोनों कथन सत्य है। इस व्यवस्था के अंदर राजस्व वसूली का जिम्मा अंग्रेजों को मिल गया, नहीं, ये कथन क्या है, असत्य है। इस व्यवस्था के अंदर राजस्व वसूली का जिम्मा ठेकेदारी पे कर दिया था, ठेका दे दिया था, जिससे जो गांव के जो गौटिया है किसानों से मनमानी कर या राजस्व वसूली कर रहे थे। तो इसी कारण ये क्या, किसान आंदोलन हुआ था। तो ये कथन क्या है आपका, असत्य है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता इंद्रू केवट थे। जी हाँ, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता क्या थे, इंद्रू केवट थे। तो इस तरीके से देखिए। अच्छा, क्वेश्चन सत्य पूछा था तो सत्य तो तीनों है। एक्चुअल में क्वेश्चन को असत्य होना चाहिए था। तो अगर असत्य पूछा जाए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर सत्य पूछता तो ए बी डी तीनों सत्य है, सी जो है वो असत्य है। तो इस क्वेश्चन को असत्य होना था, मिस प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत में भारत संघ में विलय होने के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि रियासत भारत संघ में विलय भी हो गया, उसके बाद भी वहां पर आंदोलन जारी रहा। तो सारंगगढ़ में भी आपका आंदोलन रहा, किसान आंदोलन, राजनांदगांव में बेगार विरोधी आंदोलन देखे, ठीक है। शक्ति में भी एक किसान आंदोलन हुआ था, शक्ति में, और यही इसका सही आंसर है। 1947 पे आंदोलन चालू हुआ था और इसी समय क्या हुआ, भारत संघ में विलय हो गया और भारत संघ में विलय होने के बावजूद भी ये आंदोलन चलता रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1862 में छत्तीसगढ़ के कितने जमींदारी क्षेत्र को रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो इसके पहले हम देखिए 1861, 1862, 1800, ठीक है, 1861 और 62 की बात करें तो इस समय मध्य प्रांत का गठन होता है। पहले तो जिलों का निर्माण होता है, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर इस क्षेत्र के जिले बनते हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रांत का गठन होता है 1862 में। छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर वाला जो क्षेत्र है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ जो है एक संभाग बनता है। इसी सिलसिले में 1862 पे इस क्षेत्र पे, अब ये पूरा जो क्षेत्र था, हम पूरे भारत की बात करें, ठीक है, तो या तो ब्रिटिश क्षेत्र रहते थे, डायरेक्ट उनका शासन रहता था, या तो जमींदारों या रियासतों के राजा के माध्यम से शासन करते थे। तो इस क्षेत्र में 1862 पे इन लोगों ने क्या किया, जो जमींदारी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में उस समय जितनी जमींदारियां थी उसको दो भागों में बांट दिया। जितनी भी जमींदारियां थी उसको दो भागों में बांट दिया। एक जमींदार जो थोड़े से बड़े जमींदारी क्षेत्र थे, जिसमें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता था, उसको रियासत का दर्जा दिया गया और बाकी को जमींदारी ही रहा। ठीक, मतलब जितने भी जमींदारी क्षेत्र थे उसको कुछ को रियासत और कुछ को जमींदारी, मतलब जो हायर रेंज के जमींदारी क्षेत्र थे उनको रियासत का दर्जा दिया गया। तो रियासत का जो दर्जा दिया गया है वो कब दिया गया है, 1862 में दिया गया है। और ये जो कितनी जमींदारी को रियासत का दर्जा दिया गया, तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थे। इसका मतलब ये है
कि उस समय जितने भी जमींदारी थे उसमें से 14 जमींदारी को रियासत बनाया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के कितने जमींदारी क्षेत्र को रियासत के रूप में मान्यता दी। तो उस समय 14 जरूर बने, लेकिन इस 14 में से 5 जो थे वो उड़ीसा क्षेत्र के थे। संबलपुर वाले 5 जो क्षेत्र थे वो उड़ीसा के थे। तो छत्तीसगढ़ के 9 जो जमींदारी क्षेत्र थे वो रियासत बने, और साथ ही साथ उड़ीसा के 5 क्षेत्र जो थे वो रियासत बने। तो टोटल 14 रियासतें बनी। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कितने जमींदारी क्षेत्र को, तो छत्तीसगढ़ के 9 जमींदारी क्षेत्र को रियासत का दर्जा मिला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? जैसा कि अभी देखिए 1861 तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियासत का जो दर्जा मिला वो 1862 पे ही मिला। ठीक है, तो 1862 के बाद क्या हुआ, सबको क्या करते गए, उनको शासक बनाते गए, मतलब ये इसके है। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन का शासक होने का। इसके पहले भी और थे। तो ये जो महंत घासीदास जो है वो राजनांदगांव रियासत के शासक मतलब राजा बने कब, 1865 में बने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत और उसके राजवंश सही सुमेलित है। अब रियासत की बात करें तो रियासत जो थे वो क्या हो जाएंगे आपके, एक रियासत हो गए मतलब राज्य की बात कर रहे हैं, और राजवंश मतलब वहां पर कोई शासक होगा, राजा होगा, और वो राजा जो है या शासक जो है वो किस वंश का है, इसको सुमेलित करना है। तो सरगुजा के जो शासक थे क्या वो राजगौड़ के थे? नहीं, राजगौड़ के नहीं थे। सरगुजा के जो शासक होते थे वो रक्सेल होते थे, रक्सेल वंश के थे। ठीक, खैरागढ़, खैरागढ़ के शासक नागवंशी थे। हाँ जी हाँ, खैरागढ़ के शासक जो थे वो नागवंशी थे। सारंगगढ़ के शासक क्या रक्सेल होते थे? नहीं, सारंगगढ़ के शासक जो होते थे वो राजगौड़ होते थे। तो ये उल्टा दे दिया है आपका, है ना, राजगौड़ यहां होना था। जसपुर के जो शासक थे अपने आप को सूर्यवंश कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जसपुर सूर्यवंश, खैरागढ़ नागवंश, ये दोनों जो है ऑप्शन बी और डी जो है वो क्या है, सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत और भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शासक सही सुमेलित है। चलिए, जब भारत संघ में विलय होने वाले थे तो उस समय के जो शासक थे उनको विलय पत्र पर, संविलियन पत्र पर साइन करना था, हस्ताक्षर करना था, जिससे वो भारत संघ में विलय हो पाए। तो उस समय कौन कौन से शासक थे, तो सरगुजा की बात करें तो रामानुज प्रताप सिंहदेव, नहीं रामानुज प्रताप सिंहदेव जो नहीं, वो कोरिया के थे। ठीक है, सरगुजा का जो शासक था वो था रामानुज शरण सिंहदेव। शरण सिंहदेव आएगा, सिर्फ सिंहदेव आएगा तो कोरिया, शरण सिंहदेव आएगा तब होगा वो सरगुजा। तो कोरिया रियासत के राजा थे कौन, रामानुज प्रताप सिंहदेव। तो ये इंटरचेंज है, कोरिया के थे रामानुज प्रताप सिंहदेव और सरगुजा के कौन थे, रामानुज शरण सिंहदेव। शक्ति के जो शासक थे उस समय लीलाधर सिंह थे और इन्होंने ही साइन किया था, ये सही है। छुई खदान ऋतुपर्ण किशोर दास, जी हाँ, छुई खदान के जो शासक थे वो ऋतुपर्ण किशोर दास थे, ये भी सही है। बस्तर के बारे में बात करें तो प्रवीर चंद भंजदेव के बारे में बात करते हैं। राजनांदगांव रियासत के बारे में बात करें तो जयंती देवी थी। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो इनमें से सही आंसर देखें तो ऑप्शन बी और सी सही है, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला रियासत है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने रियासत थे, 14 देशी रियासत थे। इन 14 देशी रियासतों को भी बोल दिया गया था सरदार पटेल जी ने कि भाई कौन कौन जो रियासत है वो भारत संघ में आएंगे। ठीक है, पहले तो छूट दिए थे कि आपको अकेले भी रह सकते हो या शामिल हो सकते हो, लेकिन बाद में जिस भी कैसे भी तरीके से सारे जो रियासतें हैं उनको भारत संघ में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस कड़ी में जो छत्तीसगढ़ के 14 रियासत थे उनमें सबसे पहले किसने स्वीकृति दी या किसने सबसे पहले हस्ताक्षर किया, साइन किया विलय पत्र पे। तो विलय पत्र पर साइन करने वाला जो पहला रियासत था वो था खैरागढ़। ठीक, और अंतिम जो था वो था क्या, जसपुर। तो खैरागढ़ और कोरिया ने क्या किया,
खैरागढ़ पहला था, कोरिया दूसरा था, और जसपुर जो था वो सबसे आखिरी में विलय पत्र पर साइन किया। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर पहला रियासत बोल दिया, तो पहला रियासत कौन हो गया? खैरागढ़। और 14th नंबर का कौन हो गया? तो जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रियासतों के लिए गठित काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के रियासतों को बोल दिया गया था कि आपको शामिल होना है, ठीक है। तो उसके क्या होंगे, कैसे होंगे? तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में एक काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, एक कमेटी गठित की गई, ठीक है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल थे। इन्हीं लोगों ने बताया कि उस रियासत क्षेत्र के जो जनता थे उन लोगों को भारत संघ में विलय होने के फायदे ये बताए। नुकसान तो कुछ थे नहीं, जो फायदा था वही इनको बताया और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि हमको यहाँ पर विलय होना चाहिए। तो असली जो छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ में विलय होने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, इसको जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। तो जैसा अभी देखे कि छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे, उनमें जो सबसे बड़ा रियासत था वो सबसे बड़ा रियासत था बस्तर, और सबसे जो छोटा रियासत था वो कौन? शक्ति। क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर सबसे बड़ा था और शक्ति सबसे छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक टकोली पटाने वाला रियासत कौन सा था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, सर्वाधिक टकोली पटाने वाला रियासत, अब सिर्फ रियासत के बारे में पूछ रहे हैं, तो रियासत तो किसने बनाया है? अंग्रेजों की देन है, उसके पहले तो जमींदारी चल रही थी, ठीक है। तो रियासत जो है वो अंग्रेजों ने बनाया है, इसका मतलब टकोली किसको पटाना? हमको अंग्रेजों को अंग्रेजों के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन बन रहा है। तो सर्वाधिक टकोली पटाने वाला जो रियासत था वो था आपका राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव शुरू में ही हम लोगों ने देखा था बेगार विरोधी आंदोलन वहां पर चालू हुआ था 1870 आपके 79-80 पे, और 1870 पे वो सामंत व्यवस्था के तहत उनका नगरीकरण चालू हुआ था। राजनांदगांव थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हुआ, और साथ ही साथ उसी टाइम पीरियड पे, ठीक है, जब वहां पर के शासक कौन, हम बात करें घासीदास के बाद आपका बलराम दास जब आया, तो उनके शासन काल पे वहां पर बीएनसी मिल का भी वहां पर निर्माण हुआ, तो लोग जो है रोजगार मिला, है ना, बहुत तरीके से एक तरीके से डेवलप हुआ। तो सर्वाधिक जो टैक्स देता था वो कौन देता था? राजनांदगांव। किसको, किसके बारे में पूछ रहे हैं कि किसको टैक्स देता था? तो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सर्वाधिक टकोली, मराठों को सर्वाधिक टकोली पटाने वाला रियासत कौन है, तो उस समय जो है वो खैरागढ़ जो है वो सर्वाधिक टकोली देता था। किसको? तो मराठों को ज्यादा टैक्स देता था खैरागढ़, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा टैक्स देता था कौन? राजनांदगांव रियासत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव के किस शासक के पुत्र इस रियासत के उत्तराधिकारी बने? तो जाहिर सी बात है, यहां पर तो राजतंत्र तो था ही, ठीक है, मतलब पूरे रियासत में राजतंत्र था। कहीं पर अगर किसी का पुत्र नहीं हो तो अलग बात है कि कोई दूसरा बन जाए, लेकिन राजनांदगांव रियासत की बात करें तो यहां पर जो शासक होते थे वो राजतंत्र के तहत तो नहीं होते थे, पुत्र नहीं होते थे जनरली। इसमें महंत, जैसे इनके संस्थापक महंत हरिदास, हरिदास उसके जो शिष्य थे महंत रामदास, मतलब इसमें पुत्र नहीं, उसके शिष्य ही क्या बनते थे? उत्तराधिकार बनते थे। तो हरिदास के शिष्य रामदास वो शासक बने, रामदास के जो शिष्य थे वो शासक बने, फिर उसके जो शिष्य थे वो शासक बने, फिर मतलब महंत घासीदास की बारी आई तो उनके जो गुरु थे वो बने, उनके बाद उनके गुरु ने महंत घासीदास को दिया। लेकिन जब महंत घासीदास की बारी आई तो इन्होंने क्या किया? अपने बेटे बलराम दास को उत्तराधिकार बनाया। मतलब महंत घासीदास के बाद अगला जो शासक, अगला जो राजा हुआ राजनांदगांव रियासत का, इसका बेटा बलराम दास हुआ, और इन्हीं के समय पे ही आपका क्या बीएनसी मिल, और बीएनसी मिल बना, और राजनांदगांव जो है वो थोड़ा सा डेवलप हुआ था, नगरीकरण ज्यादा हुआ था महंत घासीदास के समय में और बलराम दास के समय में, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? महंत घासीदास। महंत घासीदास के बाद उसका बेटा क्या हुआ? बलराम दास। बलराम दास के बाद देखें तो उनका जो ये राजेंद्र दास जो था वो दत्तक पुत्र था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसके बाद राजेंद्र दास भी अपने शिष्य को क्या बनाए? उत्तराधिकार बनाए।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को सरकारी धन के दुरुपयोग के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा पद से हटा दिया गया? तो जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो नाम दिया हुआ है राजनांदगांव रियासत के बारे में बात हो रहा है। ये किसके बारे में? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव रियासत में अभी हम लोगों ने देखा किनके बारे में? महंत घासीदास, फिर बलराम दास के बारे में। ठीक है, उनके बेटे थे कौन? बलराम दास के बेटे कौन थे? महंत राजेंद्र दास थे, जो उनके क्या थे? दत्तक पुत्र थे, मतलब सगे बेटे नहीं थे। राजेंद्र दास के बाद फिर से ये ट्रेंड चेंज हुआ, वापस से ये इनके क्या थे? शिष्य थे वापस। तो सर महंत सर्वेश्वर दास क्या थे? राजेंद्र प्रसाद के क्या, राजेंद्र दास के क्या थे? शिष्य थे। और महंत सर्वेश्वर दास को ही सरकारी धन के दुरुपयोग के कारण ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया? शासन से हटा दिया। तो जैसे ही इनको शासन से हटा, मतलब इनको अपदस्थ किए, तो जो अगली शासक जो बन गई वो कौन? महारानी जयंती देवी। ठीक है, बनना था, अब इनके बेटे दिग्विजय दास बने रहते, लेकिन ये क्या थे? अल्पवयस्क थे, इसलिए महारानी जयंती देवी। ठीक है, तो जब भारत संघ में विलय हुआ तो विलय में जयंती देवी ने क्या किया? साइन किया विलय पत्र पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत की राजधानी खोलवा थी? चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। खोलवा, राजधानी खोलवा थी। तो खोलवा जो राजधानी थी वो खैरागढ़ रियासत की राजधानी खोलवा थी। ठीक है, खोलवा के बाद जब एक शासक आया खड़गराय, तो उन्होंने खोलवा के स्थान पर खैरागढ़ को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, तो खोलवा राजधानी पहले किसकी थी? खैरागढ़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्धा रियासत के संस्थापक कौन थे? तो कवर्धा रियासत के बारे में बात करें तो महाबली सिंह, बहादुर सिंह, धर्मराज सिंह, ये तीनों जो है वो कवर्धा रियासत के ही है, लेकिन इसके जो संस्थापक है वो महाबली सिंह है। ठीक, बहादुर सिंह जो था इसी के वंश पे आगे चल करके आया, और वो पंडरिया जमींदारी क्षेत्र से था। और बहादुर सिंह के ही समय पे कवर्धा रियासत को, जैसे बोले कि रियासत का जो दर्जा मिला, वो बहादुर सिंह के ही समय में कवर्धा को रियासत का दर्जा मिला। और आखिरी शासक की बात करें तो धर्मराज सिंह था, और इन्होंने ही क्या किया था? आपका कवर्धा महल जो है उनका डिजाइन किया था। आखिरी विलय पत्र में साइन इन्हीं का मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाबली सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ रियासत के अंतिम शासक थे? चलिए, रायगढ़ रियासत के बारे में बात करें, एक महत्वपूर्ण रियासत रहा है जिन्होंने चक्रधर सिंह जैसे छत्तीसगढ़ रत्न को पैदा किए। ठीक है, तो रायगढ़ रियासत के बारे में बात करें तो स्टार्ट होता है मदन सिंह से, ये इनके संस्थापक हैं। मदन सिंह के बाद और कंटिन्यू शासक आते हैं, उनमें एक शासक आते हैं कौन? भूपदेव सिंह भी आते हैं। भूपदेव सिंह के 3 बेटे थे, चक्रधर इसमें दूसरा बेटा था। पहला बेटा जो था वो शासन संभालने के पहले ही क्या बोलना चाहिए, मृत्यु हो गया उनका। तो मतलब चक्रधर सिंह के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए जो शासन जो मिला वो किनको मिला? चक्रधर सिंह को मिला। ठीक, तो अंतिम समय में रायगढ़ रियासत के विलय पत्र में साइन तो इन्होंने, किन्होंने साइन किया? चक्रधर सिंह ने साइन किया। और जब ये विलय होने के पहले ही, साइन तो पहले हो गया था, विलय बाद में हुआ, साइन हमने सहमति दे दिया था, तो सहमति तो दे दिया था, लेकिन उस समय विलय नहीं हुआ था, वो तो 1 जनवरी 1948 को हुए। तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इनके बेटे हुए कौन? आपके ललित सिंह। लेकिन ललित सिंह का जो राज्याभिषेक जो होना था वो लगभग जनवरी 21-22 जनवरी के आसपास ऐसा होना था, लेकिन उसके पहले ही 1 जनवरी को भारत संघ में क्या हो गया? विलय हो गया। तो इस तरीके से बोले कि ललित सिंह जो है वो शासक नहीं बन पाए, राजगद्दी नहीं संभाल पाए। तो अंतिम जो शासक थे वो कौन? राजा चक्रधर सिंह थे। चक्रधर सिंह की मृत्यु के बाद ललित सिंह ने जरूर प्रशासन हाथ में रखा, मृत्यु के बाद प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे, पर वो राजा नहीं थे, राजा नहीं बन पाए थे। तो इस तरीके से देखें तो अंतिम शासक इसके कौन होंगे? चक्रधर सिंह ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांग बखार रियासत की राजधानी कौन थी? तो कोरिया चांग बखार। ठीक है, अगर हम ऊपर साइड में देखें सरगुजा संभाग में, तो चांग बखार करके एक रियासत है, इसकी जो राजधानी थी वो थी भरतपुर। तो चांग बखार रियासत का राजधानी क्या? एक सेकेंड, भरतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदयपुर रियासत के किस शासक ने भारत संघ में विलय हेतु संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? अब ये उदयपुर रियासत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उदयपुर रियासत के जो शासक थे, कल्याण सिंह, लाल बिंदेश्वरी सिंह, धर्मजीत सिंह और चंद्रचूड़ प्रताप सिंह, ये चारों ही जो है वो क्या है, उदयपुर रियासत से है। ये कल्याण सिंह जो है उनके संस्थापक थे, और अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? चंद्रचूड़ प्रताप सिंह थे। इन्होंने ही विलय पत्र पर, संविलियन पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अगर हम उदयपुर के बारे में बात करें तो उदयपुर की जो राजधानी थी वो थी क्या? धर्मजयगढ़। ठीक है, वर्तमान का रायगढ़ वाला क्षेत्र धर्मजयगढ़। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो ये आपका सरगुजा वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका जसपुर वाला क्षेत्र, और जसपुर के नीचे ही आपका ये आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र, और इधर हम बात करें तो ये कोरबा वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका सरगुजा, कोरबा और ये रायगढ़ का ये जो है, तो ये अंतिम वाला जो है, इसी पे छुरी मतरिंगा और उदयपुर की पहाड़ी पड़ती है। तो वो जो छुरी जो है वो कोरबा में पड़ता है, मतरिंगा जो है वो सरगुजा में पड़ता है, और उदयपुर जो है वो किस में पड़ता है? आपका रायगढ़ पे। तो ये जो उदयपुर है वो क्या है? धर्मजयगढ़ है, मतलब धर्मजयगढ़ का ही पुराना नाम क्या आपका? उदयपुर के बारे में बात कर रहा है। तो उदयपुर रियासत के नाम से जानते थे, और राजधानी क्या था उसका? धर्मजयगढ़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत के शासक राजगोड़ वंश के थे? तो राजगोड़ वंश के शासक जो थे, देखो, रायगढ़ के शासक जो थे वो राजगोड़ थे, सारंगढ़ के शासक जो थे वो राजगोड़ थे, कवर्धा के भी शासक जो थे वो क्या थे? राजगोड़ थे। खैरागढ़ वाले जो थे वो क्या थे? नागवंश थे। ठीक, बस्तर के रियासत काकती वंश थे, कांकेर वाले सोमवंश थे, राजनांदगांव वाले जो थे वो बैरागी वंश के थे, सरगुजा के बारे में बात करें तो रक्सेल वंश के थे। ठीक है, जसपुर के बारे में बात करें तो सूर्य वंश के थे। तो इसमें हमको क्वेश्चन पूछा था राजगोड़ वंश से। राजगोड़ आपके रायगढ़ के थे, सारंगढ़ के थे और कवर्धा के थे। मतलब आपका ए सी डी आपको मिलेगा किस पे? ऑप्शन नंबर ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में इस क्षेत्र में शामिल रियासतें हैं। ठीक, तो सरगुजा, बस्तर, कांकेर और कोरिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास टोटल 14 रियासतें थी। 14 रियासतें में से 9 रियासत जो था वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का था, और 5 रियासत जो था वो उड़ीसा क्षेत्र का था। लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और उसी बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप इस मध्य प्रांत वाले क्षेत्र पे, ठीक है, ये एक तरीके से भाषाई आधार पर थोड़ा सा विभाजन हुआ। तो ये जो 5 क्षेत्र थे ये इस समय एक थे, 14 मिल करके। तो अब और इधर भी 5 और रियासत है। ठीक है, कौन से वाले? ऊपरी वाले क्षेत्र में। तो ये 5 वाले रियासत को हटा करके इस 5 वाले को जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के पहले भी 14 थे, अब भी 14 हुए। तो ये जो 5 जो नए जुड़े, उनमें कौन था आपका? कोरिया था, सरगुजा था, चांग भखार था, उदयपुर था और जसपुर था। तो ऊपर के जो 5 रियासत है, कोरिया, चांग भखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ठीक, ये 5 जो है वो नए शामिल हुए। तो शामिल कौन कौन हुए? सरगुजा और कोरिया, गिवन ऑप्शन में। तो ए और डी आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में इस क्षेत्र से हटाई गई रियासतें है। तो जैसे कि अभी बताया कि फिर से 9 और 5 वाला कॉन्सेप्ट, तो 5 जो रियासत, इधर 9 रियासत थे छत्तीसगढ़ में, और 5 रियासत आपके ये इस क्षेत्र पे थे। ठीक है, तो ये जो हटा उसमें ये पहले इसी में शामिल था पटना, ठीक, रियासत। एक आपका सोनपुर रियासत था, एक रियासत आपका रायखोल था, एक रियासत आपका बामरा था, और एक रियासत आपका कालाहांडी था। तो ये 5 रियासत थे कौन? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। ऊपर से नीचे इनका सही क्रम है, और ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं ऐसे। तो इसको, ये क्या है? उड़िया भाषा वाले हैं। तो इस रियासत को हटा दिया, और इधर जो कोरिया, पहले आपका कोरिया आ गया, फिर चांग भखार आ गया, फिर आपका ये उदयपुर आ गया, ये सरगुजा आ गया, और ये आपका जसपुर आ गया। तो ये 5 को इसमें जोड़ दिया और ये 5 को हटा दिया। तो इसमें जो सही आंसर होगा, पटना, सोनपुर, रायखोल और बामरा, चारों सही हैं। चारों आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी निभाई? मतलब इस राज्य में जो हमारे रियासत थे उसको भारत संघ में विलय करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
रियासतों का विलय बस्तर राज्य की जिम्मेदारी थी? नहीं भैया, बस्तर राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी। रियासतों का विलय ईस्टर्न स्टेट यूनियन के सहयोग से संपन्न हुआ? नहीं, इस क्षेत्र का जो है वो इससे संपन्न नहीं हुआ। रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की भूमिका थी? हाँ, ये सही है। काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़, ये जो है जो बना था संस्था, उन्हीं के कारण ही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जितने भी रियासतें थे वो भारत संघ में विलय हो पाए। रियासतों का विलय सरदार पटेल की दृढ़ नीति का परिणाम था? लेकिन नहीं, ये तो था, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके, छत्तीसगढ़ के बात कर रहे हैं, इस राज्य की रियासतों के बारे में बात कर रहे हैं। रियासतों का विलीनीकरण तो सरदार पटेल की नीति थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज के लिए आप लोग का टास्क, खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि कौन थे? क्वेश्चन, खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल मिश्र, बी माखन मिश्र, सी दलपत देव और डी दलपत राम राव। ठीक, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।